पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूजिन को कॉल पे कोई बता रहा होता है कि लुटनियन और उनकी टीम को दुश्मन ने घेर रखा है, जिसे सुन के यूजिन काफी हैरान होता है। फिर हमें दिखाते हैं ये इन्फॉर्मेशन यूना के दराजी यूजिन को दे रहे होते हैं। वो कहते हैं, मेरे नेटवर्क से पता लगा है कि उन्हें टेररिस्ट ने घेर के रखा है और वहाँ पे उनके बचने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। वैसे हमारी मिलिट्री वाले उन्हें वहाँ पे रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हें टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा जैसे ही मुझे कुछ पता लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारा और लेफ्टिनेंट का रिश्ता कैसा है। यूजिन दराजी की बात सुन के कहता है, अगर आप मुझे ये सब बता रहे हो तो इसका मतलब लेफ्टिनेंट बहुत ही बुरे हालात में है। दराजी कहते हैं, हाँ ऐसा ही बात है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूँ। और हाँ, वहाँ पे तुम जाने के बारे में सोचना भी मत। हमारी मिलिट्री के ऊपर सब छोड़ दो, वो संभाल लेंगे, क्योंकि अब तुम पहले की तरह अकेले नहीं हो, अभी तुम्हारी एक फैमिली है। जिसे सुन के यूजिन दादाजी से कहता है, हाँ मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, और अपने फ़ोन को कट कर देता है। फिर उसे एक फ्लैशबैक याद आती है। फर्स्ट एपिसोड के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद उन दोनों की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है। तब लेफ्टिनेंट अपने साथी सोल्जरों से कहता है, यह तो सच में एक कोरियन है। बाकी के सोल्जर भी यूजिन को देख के खुश होते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है, इसकी याददाश्त क्या लौट के आ गई? लेफ्टिनेंट बताता है, पूरी तरह से तो नहीं, बस थोड़ा थोड़ा उसे याद आया है। फिर एक दूसरे सीन में यूजिन बहुत ही डिप्रेस्ड होकर बैठा होता है। तब वहाँ लेफ्टिनेंट आके उसे चेयर करते हुए कहते हैं, जरा दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। वैसे ही एक दिन यूजिन को अपना नाम याद आता है और वो लेफ्टिनेंट को बताता है। लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं, तो तुम्हारा रियल नेम यूजिन है, यह तो बहुत ही प्यारा नाम है। ऐसे ही यूजिन उनके साथ टाइम गुजार रहा होता है और वो लोग उसे गेम खेलना भी सिखाते हैं। और एक दिन लेफ्टिनेंट भाग के यूजिन से आके कहता है, यूजिन हमारे एम्बेसी ने तुम्हारे घर वालों को ढूंढ लिया है। तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे दादाजी और एक तुम्हारी छोटी बहन है। बाकी के सोल्जर भी ये बात सुन के काफ़ी खुश होते हैं और वो सारे यूजिन को घेर के कंग्रेचुलेट करने लगते हैं। और लेफ्टिनेंट भी हंसते हुए कहते हैं, अब हमारा यूजिन स्कूल जाएगा। प्रेजेंट में यूजिन यही सारी अपनी मेमोरीज को याद कर रहा होता है। तब उसे दायून आवाज़ देती है। वो कहती है, ओपा खाना खाने के लिए बाहर आ जाओ। यूजिन जैसे ही अपने रूम से बाहर जाता है तब उसके दादाजी उसे कहते हैं, जल्दी से आओ और खाना स्टार्ट करो, नहीं तो ये खाना ठंडा हो जाएगा। यूजिन उनकी तरफ ध्यान से देख रहा होता है। तब दादाजी उसे कहते हैं, क्या हुआ, ऐसे खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। जिसे सुन के यूजिन अपने सीट पर बैठ जाता है। फिर दादाजी उसे कहता है, जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे मेरे साथी बहुत ही ज़्यादा जेलस होते हैं, क्योंकि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन मेरे साथ वहाँ लंच करने आते हैं। जिसे सुन के दायून हंसते हुए कहती है, ये तो कोई बात नहीं हुई जेलस होने वाली। मुझे तो लगता है ऐसा हर कोई अपने दादाजी के लिए करता होगा। दादाजी कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, दूसरों के ग्रैंड चिल्ड्रन तुम दोनों की जैसे इतने अच्छे नहीं है। जिसे सुन के दायून कहती है, तब तो हमें हर दिन आपको लंच देने के लिए वहाँ जाना चाहिए। तब दादाजी कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था कि तुम रोज़ मेरे काम की जगह पे आके मुझे लंच दो। वो दोनों काफ़ी हंस हंस के बात कर रहे होते हैं, लेकिन यूजिन अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है। तभी यूजिन दादाजी से पूछता है, दादाजी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपको किसी ने मुश्किल टाइम पे हेल्प किया हो तो क्या रिटर्न में उसको हेल्प करना चाहिए या नहीं? दादाजी उसे कहते हैं, ये एक सवाल का जवाब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है कि अगले वाले ने तुम्हें किस चीज़ में हेल्प किया है और किस टाइम पे हेल्प किया है, और तुम उसे कैसे हेल्प कर सकते हो। लेकिन ये बात तो कन्फर्म है कि जो पहले हेल्प करने आता है उसका एहसान बहुत ही बड़ा होता है। तुम माप तो नहीं सकते किसी के एहसान को, इसीलिए अगर कभी भी मौका मिले किसी का एहसान लौटाने का तो पीछे कभी भी मत हटना। जिसे सुन के यूजिन मुस्कुराते हुए कहता है, दादाजी मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं वापस से आपसे मिल पाया। दादाजी भी यूजिन की बात सुन के मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं भी खुश हूँ कि तुमने ये बात मुझे बताई। फिर यूजिन दायून से भी कहता है, मैं तुमसे भी मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ दायून। दायून यूजिन की बात सुन के शर्मा जाती है और मन में कहती है, ये कितनी आसानी से डायरेक्टली हमारे मुंह पे बता देता है, लेकिन मुझे तो बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है। फिर थोड़ी देर बाद यूजिन अपने रूम में आके यूना के दादाजी को कॉल करके कहता है, मैं वहाँ पे लेफ्टिनेंट को बचाने के लिए जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ अरेंजमेंट करवा दे, अगर आपसे हो सके तो। दूसरी तरफ हमें लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है, वो और उसकी टीम कुछ रिसर्चर्स को बचा रहे होते हैं। लेफ्टिनेंट सबको कहते हैं, हम थोड़ी देर यहीं पे आराम करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। वो सुख से कहता है, तुम आसपास के एरिया को सर्वे करो, और बाकी के दो सोल्जर को कहते हैं, हमारे पीछे कितने टेररिस्ट है, तुम दोनों वो खबर निकालो। उसी टाइम एक और सोल्जर आगे बढ़ता है और लेफ्टिनेंट से कहता है, सर सब लोग बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं और तो क्वांगसिक की ब्लीडिंग भी नहीं रुक रही, मुझे तो नहीं लगता कि हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं, हमें कुछ भी करके हमारे नेक्स्ट एरिया पर
पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो हम कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। दूसरा सोल्जर कहता है वो रेस्क्यू पॉइंट तो काफी दूर है और तो हमारे सप्लाई भी खत्म होने को आए हैं, हम सब कैसे मैनेज करेंगे। नेक्स्ट सीन टेररिस्ट के बेस का दिखाया जाता है। टेररिस्ट के बॉस को उसका एक साथी आके कहता है बॉस लगता है सब खत्म होने वाला है। तब टेररिस्ट का बॉस कहता है मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ कि उन लोगों को कॉर्नर करने में इतना टाइम लग गया। ऐसा लगता है वो लोग कोई इजी टारगेट नहीं थे। मुझे तो ऐसा लगता है अगर उनके साथ कोई सिविलियन नहीं होता तो शायद हम कभी भी उनको हरा भी नहीं पाते, और तो अगर हम कोई दूसरी जगह पे अटैक करते तो शायद हमारा डैमेज और भी ज़्यादा होता। टेररिस्ट का बॉस ये सब कहकर हंस रहा होता है। तभी उसकी पैच वाली आंखें दर्द करने लगती है और वो अपने आंखों को पकड़ते हुए कहता है जब भी मैं इसके बारे में भूलने लगता हूँ तब ये दर्द करना शुरू कर देता है। और हमें दिखाते हैं कि ये चोट हमारे यूजिन ने ही दिया था, वो भी नाइफ से। प्रेजेंट में उसी टाइम हमें यूजिन को दिखाते हैं जो प्लेन पे एक पूरा सोल्जर बन के उसी की ओर आ रहा होता है। फिर सीन थोड़ी देर पहले का दिखाते हैं जब वो बैटलफील्ड में आने से पहले यूना के दराजी के पास गया था। तब वहाँ यूना के दराजी और उनके सेक्रेटरी होते हैं। सेक्रेटरी यूजिन से कहता है लेफ्टिनेंट जिस जगह पे फंसे हुए हैं उस एरिया को तुम अच्छे से जानते हो क्योंकि तुम वहाँ पे पहले भी काम कर चुके हो। हमें जो खबर मिला है उसके मुताबिक लेफ्टिनेंट कांग कुछ कोरियन रिसर्चर्स को बचाने के लिए गए हैं। वो लोग वहाँ पे लोकल मिनरल्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। वो लोग बड़े आसानी से मिनरल्स को लेके लौट के आ रहे थे। तभी रास्ते पे उनके ऊपर कुछ टेररिस्ट ने अटैक कर दिया। सेक्रेटरी यूजिन से कहता है वैसे मैंने वो सारे इक्विपमेंट रेडी कर दिया है जिसके बारे में तुमने बोला था। हमारी गवर्नमेंट और मिलिट्री के इजाज़त से हम तुम्हें वहाँ पे पहुँचा देंगे। तब यूना के दराजी यूजिन से कहते हैं यूजिन क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहते हो। यूजिन उनकी तरफ देखते हुए कहता है हाँ मैं लेफ्टिनेंट के लिए वहाँ जाऊँगा। जिसे सुन के दराजी एक प्राउड वाली स्माइल करते हैं। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ पायलट यूजिन से कहता है सिर्फ 1 मिनट बचा है, हम लोग लैंडिंग जोन में पहुँचने वाले हैं, इसीलिए तुम जल्दी से अपनी तैयारी कर लो। नेक्स्ट सीन हमें यूजिन के स्कूल का दिखाते हैं जहाँ क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं लेकिन स्टूडेंट अपने अपने काम में बिजी होते हैं। यूना भी क्लास में होती है और वो यूजिन के बेंच की तरफ देखते हुए मन में कहती है यूजिन आज भी स्कूल नहीं आया, पता नहीं वो कहाँ पे है। दूसरी ओर हमें यूजिन को दिखाते हैं जो जंगल में आ चुका होता है शिकार करने के लिए। यूजिन पहले एक जगह पे जाता है जहाँ पर उन टेररिस्ट ने लेफ्टिनेंट के ऊपर अटैक किया था। यूजिन उस जगह पे जाने के बाद सारी जगह को एनालाइज करते हुए कहता है लगता है टेररिस्ट ने इसी जगह पे उनके ऊपर अटैक किया था और पेड़ों के निशान से ऐसा लगता है कि वो लोग थर्ड बेस के डायरेक्शन पे जा रहे हैं। फिर दूसरी साइड जहाँ लेफ्टिनेंट और उनकी टीम होती है वहाँ पे उनका सामना फिर से टेररिस्ट के एक ट्रूप से होता है। वो उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और लेफ्टिनेंट की टीम भी अपने डिफेंस में उनके ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं। लेफ्टिनेंट भी उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तभी टेररिस्ट के साइड से एक बंदा आरपीजी रेडी करता है और उसे लेफ्टिनेंट देख लेता है। फिर लेफ्टिनेंट उसे स्नाइप करते हुए कंधे पे गोली मारता है जिसकी वजह से उसका आरपीजी वहीं पे लॉन्च हो जाता है और उसके बहुत सारे लोग मर जाते हैं। जिसके बाद बचे हुए टेररिस्ट पीछे हट जाते हैं। लेफ्टिनेंट भी ये देखकर काफी हैरान होता है। फिर अपने एक सोल्जर से कहता है अभी के सिचुएशन के ऊपर रिपोर्ट दो। सोल्जर उनसे कहता है सर हमारे साइड से कोई भी कैजुअलिटी नहीं है लेकिन हमारे सारे एमओ खत्म होने को आए हैं। अगर ऐसा ही हमला 1-2 बार और हुआ तो हमें काफी मुश्किल हो जाएगी। तभी लेफ्टिनेंट उसे कहता है थर्ड बेस का एरिया अभी से कितना दूर है। वो सोल्जर उसे कहता है 7.5 किलोमीटर दूर है सर। और हमारे पास कितना टाइम बचा है उस एरिया तक पहुंचने के लिए। सोल्जर कहता है 3 घंटा 20 मिनट। जिसे सुन के लेफ्टिनेंट मन में कहता है हमारे पास बहुत सारे सिविलियन हैं और साथ ही जख्मी सोल्जर। मुझे नहीं लगता कि हम इतने से टाइम पे पहुंच भी पाएंगे अगर ऐसे ही टेररिस्ट से फाइट करते रहे। तभी लेफ्टिनेंट के एक साथी उसे कहता है लेफ्टिनेंट आपको ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है कि वो टेररिस्ट बार बार हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं और जैसे ही उनके थोड़े लोग मर जाते हैं वो फिर से वापस चले जाते हैं। वो एक ही बारी में अपने सारे सोल्जर के साथ हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं करते। लेफ्टिनेंट उसकी बात सुन के सोचने लगता है और मन में कहता है लगता है वो लोग हमें जानबूझकर थर्ड बेस के साइड जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर ध्यान से देखूं तो वो लोग फाइट के शुरुआत से ही ऐसा कर रहे हैं और तो वो लोग केयर भी नहीं कर रहे हैं कि उनके कितने लोग मर रहे हैं। जब पहली बार हमारे ऊपर अटैक हुआ था तब मुझे लगा था कि ये कोई रैंडम अटैक है लेकिन ये लोग तो पूरे प्लेन के साथ चल रहे हैं और तो मुझे लगता है उन्हें पता है कि हमारा थर्ड बेस कहाँ है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी टीम को और सारे रिसर्चर्स को जिंदा लेके जाऊंगा चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। नेक्स्ट सीन हमें टेररिस्ट का बेस का दिखाया जाता है। बॉस अपनी चेयर पे बैठा हुआ होता है जबकि उसका साथी उसके पास आके कहता है हमारे कुछ लोग
उनके फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए उनका पीछा कर रहे हैं और हमारे एक ट्रुप उनके बेस के पास पहले से ही तैनात है। बॉस भी उसकी बात सुन के हंसना शुरू कर देता है और कहता है अच्छा है, उनको नहीं पता कि इस जंगल से निकलने का और भी कई सारे रास्ते हैं। यहाँ पे 2 बॉस होते हैं, एक टेररिस्ट का बॉस और एक की आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई होती है। टेररिस्ट का बॉस पैच वाले बॉस से आके कहता है तुम्हारी वजह से मेरे कितने सारे लोग मर गए हैं, तुम बार बार हमें वापस आने का ऑर्डर क्यों दे रहे हो? अगर हम एक ही बारी में उनके ऊपर अटैक कर दें तो इजीली फाइट को जीत सकते हैं। ये बात सुन के पैच वाला बॉस गुस्से से अपने सीट से उठ जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है हमारे ओपोनेंट कोई नौसिखियों का ग्रुप है? वो एक स्पेशल फोर्स है जिन्होंने बहुत सारे वॉर में फाइट की है। अगर हम सारे बंदों को एक साथ भेजेंगे तो वो सब एक ही बारी में मर जाएंगे। फिर पैच वाला बॉस उसके सामने आके कहता है अभी तो तुम्हारे कुछ लोग ही मरे हैं और तुम अपनी औकात तक भूल गए हो और तुम मुझसे आर्ग्यू करने आ गए। फिर पैच वाला बॉस आगे बढ़ जाता है और कहता है ये तो अब मेरे कंट्रोल से बाहर जा चुका है, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और उसी टाइम एक गोली चलने की आवाज आती है। पैच वाले बॉस का जो साथी होता है वो टेररिस्ट के बॉस को गन से मार देता है। फिर बॉस टेंट से बाहर निकलता है तो उसके साथियों ने टेररिस्ट के सारे मेंबर्स को बंदी बना लिया होता है। बॉस अपने साथियों से कहता है वो लोग किसी बीस की तरह है, लेकिन वो लोग तुम्हारे ट्रैप्स में फंस चुके हैं। तुम लोग अब आराम से उनका शिकार कर पाओगे, लेकिन उन सब का शिकार करने से पहले इन सब को ठिकाने लगा दो। दूसरी ओर हमें लेफ्टिनेंट दिखाते हैं। लेफ्टिनेंट का सोल्जर उसे कहता है सर अभी बस 500 मीटर बचा है वहां तक पहुंचने के लिए। ऐसा लगता है हम लोग अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो आराम से 3rd बेस तक पहुंच जाएंगे। लेफ्टिनेंट कहता है तुम सभी लोग अलर्ट हो जाओ और ध्यान से आगे बढ़ो, क्योंकि हमारे एनिमी को हमारे रूट के बारे में पता है, तो इसका चांसेस बहुत ही हाई है कि वो लोग हमारे ऊपर अटैक करने के लिए इंतजार कर रहे हो। नेक्स्ट सीन फिर से टेररिस्ट बॉस को दिखाते हैं जो कि अपने सीट पे आराम से बैठा होता है और वो कहता है मुझे ये बहुत ही ज्यादा देखने में मजा आता है जब शिकार सोचता है वो शिकारी से बच के निकल गया है और अपना गार्ड डाउन कर लेता है। वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि तभी शिकारी अपना जलवा दिखाते हैं और उन्हें दबोच लेते हैं। उस टाइम पे वो बहुत ही निराशा महसूस करते हैं। फिर बॉस हंसते हुए सोल्जर से कहता है हमारे बाकी साथियों को इन्फॉर्म कर दो कि उनके शिकार करने का टाइम हो गया है। नेक्स्ट सीन में लेफ्टिनेंट अपने सोल्जर के साथ 3rd बेस के पास पहुंचते हैं। तब वहां देख के वो सारे काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे जितने भी टेररिस्ट होते हैं वो सब मर चुके होते हैं और वहां बहुत सारी लाश गिरी हुई होती है। लेफ्टिनेंट उन लाशों को देख के कहता है आखिर यहाँ पे हुआ क्या, इन सबको किसने मारा? दूसरी ओर टेररिस्ट अपने बॉस से आके कहता है बॉस हमारे अल्फा टीम से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रही है, ऐसा लगता है कि उनके ऊपर अटैक हुआ है। ये बात सुन के बॉस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कई बार कोशिश की लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। जिसे सुन के बॉस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो कहता है हमारी डेल्टा टीम, उनका क्या हुआ, वो लोग कहाँ पे है? टेररिस्ट सोल्जर कहता है हमारी डेल्टा टीम उनसे 2 किलोमीटर पीछे चल रही है। बॉस उसे कहता है तुम जल्दी से उन्हें कॉल करो और मुझसे बात करवाओ। फिर बॉस खुद ही वॉकी टॉकी को लेके अपनी डेल्टा टीम से कहने लगता है मैं कैंप साइड से बोल रहा हूँ, डेल्टा टीम अपना रिपोर्ट दो। दूसरी साइड से एक बंदा कहता है हम डेल्टा टीम से कह रहे हैं हमारे ऊपर अभी अभी एनिमी ने एम्बुश किया है। बॉस भी ये बात सुन के काफी हैरान होता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, वो लोग तो 3rd बेस की तरफ जा रहे हैं, तो तुम लोगों के ऊपर अटैक कैसे कर सकते हैं? दूसरी साइड से वो बंदा कुछ कहने का ट्राई करता है, उससे पहले ही उस बंदे के ऊपर एक गोली लगती है और उसकी आवाज आना बंद हो जाता है। जिसके बाद बॉस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है हम तो उनका शिकार करने निकले थे, लेकिन ये मत कहना कि अब हम ही उनका शिकार बन चुके हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं टेररिस्ट के डेल्टा टीम का सामना यूजिन कर रहा होता है। यूजिन अपने पोजीशन को बार बार चेंज करके उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिससे उन लोगों को लगता है कि उनके ऊपर बहुत सारे सोल्जर मिलकर अटैक कर रहे हैं। वो सारे डेल्टा टीम वाले यूजिन के ऊपर गोली चला रहे होते हैं। तभी यूजिन उन सबसे बचते हुए मन में कहता है लेफ्टिनेंट और उनकी टीम 30 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे, तब तक मुझे इन सबको यहाँ पे रोक के रखना पड़ेगा। फिर यूजिन अपना पोजीशन चेंज करता है और अपने नाइट विजन वाले स्नाइपर से एक एक करके टेररिस्ट को हंट करने लगता है। वो अपने सामने काफी टेररिस्ट को स्नाइप कर देता है, लेकिन साइड वाले टेररिस्ट में से 2 जन उसे नोटिस कर लेते हैं और कहते हैं वो ऊपर की तरफ छुपा है, सब लोग उस डायरेक्शन पे गोली चलाओ। फिर वो सारे यूजिन के डायरेक्शन पे गोली चलाना शुरू कर देते हैं और उनमें से कुछ गोलियां यूजिन के सामने से चली जाती है, जिसके बाद वो फिर से अपना पोजीशन चेंज करता है। यूजिन भागते हुए मन में कहता है
इस अंधेरे जंगल की वजह से इन लोगों को मेरे लोकेशन ढूंढने में मुश्किल होगी और इसका मुझे फायदा उठा के दूसरे एंगल से फिर से अटैक करना होगा। दूसरी ओर लेफ्टिनेंट और उनकी टीम इतनी गोलियों की आवाज से काफी हैरान होते हैं। लेफ्टिनेंट के साथी उसे कहते हैं, सर हम जिस जगह से अभी अभी गुजरे हैं ये फायरिंग की आवाज उसी जगह से आ रही है। जिसे सुन के लेफ्टिनेंट काफी हैरान होता है और मन में कहता है, पता नहीं आखिर यहाँ क्या चल रहा है। पहले तो हमारे यहाँ आने से पहले बहुत सारे टेररिस्ट की लाशें पड़ी हुई थी, अब तो फायरिंग की आवाज हो रही है जहाँ से हम लोग अभी अभी गुजर के आए हैं, लेकिन हमारे एक भी सोल्जर वहाँ पे नहीं है। फिर लेफ्टिनेंट सभी से कहते हैं, मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन अभी हम यहीं पे रुकने वाले हैं जब तक रेस्क्यू टीम यहाँ पे नहीं पहुँचती। नेक्स्ट सीन हमें फिर से यूजिन को दिखाते हैं, जहाँ यूजिन अपने ट्रिक्स को यूज करते हुए एक पत्थर से टेररिस्ट को मार रहा होता है। तभी टेररिस्ट भी उसकी तरफ गोलियां चलाते हैं, जिसके बाद यूजिन कहता है, लगता है उनको पता लग चुका है कि यहाँ उनके ऊपर अटैक करने वाले ज्यादा लोग नहीं है। यूजिन कहता है, यह टेररिस्ट पहले से तो काफी कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जो जिंदा है उनमें से कुछ यहाँ से गायब हो गए हैं। आखिर वो लोग कहाँ चले गए? यूजिन घास में रेंगते हुए थोड़ा आगे जाता है तो उसे दूसरी साइड में 3 टेररिस्ट दिखते हैं, जिसे देख के वो कहता है, मुझे तो पहले से ही पता था कि इनको पता चल चुका है कि मैं अकेला हूँ, इसीलिए ये लोग मुझे चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इन 3 जन को मेरे पोजीशन के बारे में अभी तक पता नहीं है। फिर यूजिन अपने स्नाइपर से उन तीनों को मार देता है और कहता है, अभी मेरे पास कुछ भी एडवांटेज नहीं है, अभी तो डायरेक्ट मुझे फाइट में एंगेज करना पड़ेगा। फिर वो अपने घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, अब बस 14 मिनट बचे हैं रेस्क्यू टीम को यहाँ पे पहुँचने के लिए। नेक्स्ट सीन हमें लेफ्टिनेंट का दिखाते हैं, वो और उनके टीम अपने गन के साथ पहरा दे रहे होते हैं। फिर एक सोल्जर कहता है, लेफ्टिनेंट रेस्क्यू टीम ने कहा है कि वो लोग यहाँ पे जल्दी ही पहुँचने वाले हैं। जिसे सुन के सब खुश होने लगते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट उनसे कहते हैं, तुम लोग अपना गार्ड डाउन मत करो, एंड तक अपना फोकस मत खोना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर से गन साउंड आना बंद हो चुका है। उसी टाइम लेफ्टिनेंट के साथ वाले सोल्जर के वॉकी टॉकी से आवाज आती है, क्या कोई सुन रहा है? मैं मर्सिनरी यूजिन बोल रहा हूँ, मैं वहाँ पे तुम लोगों से 3 मिनट में ज्वाइन होने वाला हूँ। जिसे सुन के सोल्जर और लेफ्टिनेंट बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और लेफ्टिनेंट मन में कहते हैं, अगर यूजिन यहाँ पे है तब तो उसी ने हमारे आने से पहले उन टेररिस्ट को यहाँ पे मारा था, और जो हमारे पीछे गोलीबारी हो रही थी वो भी यूजिन अकेले ही संभाल रहा था। फिर सामने से एक बंदा आता है जिसका दोनों हाथ ऊपर की तरफ होता है। लेफ्टिनेंट अपने गन के स्कोप से उसकी तरफ देखता है तो वो लड़का कोई और नहीं यूजिन होता है। यूजिन को देख के सारे सोल्जर कहने लगते हैं, ये तो सच में यूजिन है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? उसी टाइम वहाँ पे रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन लेफ्टिनेंट यूजिन के पास बड़े ही गुस्से से जाता है और उसे कॉलर से पकड़ते हुए कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या जो तुम यहाँ बैटलफील्ड में आ गए? यूजिन कहता है, मैं इस एरिया के बारे में आपसे बेहतर जानता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया। जिसे सुन के लेफ्टिनेंट चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हें यहाँ आने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था, क्योंकि तुम अब पहले की तरह अकेले नहीं हो, अभी तुम्हारी एक फैमिली भी है, कम से कम उनकी तो चिंता करते। यूजिन कहता है, उनके बारे में चिंता करते हुए ही तो मैं यहाँ आया हूँ, अगर आप नहीं होते तो मैं कभी भी अपनी फैमिली से नहीं मिल पाता, और अगर आपके हालात जानते हुए भी मैं इस सिचुएशन को इग्नोर करता तब मुझे जिंदगी भर इसी पछतावे के साथ जीना पड़ता। और ये बात सुन के लेफ्टिनेंट की आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर वो सारे रेस्क्यू टीम के साथ वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट इन टेररिस्ट बॉस का दिखाते हैं। टेररिस्ट बॉस का एक सोल्जर उसे कहता है, बॉस हमारे अल्फा टीम के सारे मेंबर मर गए हैं और डेल्टा टीम के 20 में से 17 मेंबर मर चुके हैं। सोल्जर कहता है, जब हमने अल्फा टीम को देखा तो ऐसा लगता है कि उन्हें फाइट बैक करने का मौका तक नहीं मिला, उससे पहले ही वो लोग सारे लोग मर चुके थे। और जो हमारी डेल्टा टीम है उनके ऊपर तो बहुत सारे अलग अलग पोजीशन से हमला किया गया था। बॉस उसे कहता है, और एनिमी के बारे में क्या पता लगा, वो कितने जन थे? सोल्जर कहता है, ज़्यादा कुछ तो नहीं पता लगा, बस जो बच गए हैं उनका कहना है कि एनिमी का नंबर बहुत ही ज़्यादा कम था। जिसे सुन के बॉस सोच में पड़ जाता है और मन में कहता है, हमारा प्लान कहाँ फेल हुआ? हमारा शिकार अपनी जगह पे पहुंच गया था और हमारी टीम भी वहाँ पे पहले से ही थी, और तो वो लोग अपने लिए वहाँ कोई रीइंफोर्समेंट भी नहीं बुला सकते थे, लेकिन हमारे शिकार के पहुंचने से पहले ही किसी ने हमारे अल्फा टीम को खत्म कर दिया, और तो उसके बाद उनके पीछे चल रहे डेल्टा टीम को भी उनसे दूर रख के मार दिया। ऐसा फाइटिंग स्किल तो सिर्फ एक इंसान के पास ही है। और बॉस ये बात सोच सोच के काफी घबराया हुआ होता है और कहता है, कहीं ये काम 001 का तो नहीं? सोल्जर उसे कहता है, बॉस क्या हुआ? तब बॉस अपनी पैच को पकड़ते हुए कहता है, ये टेक्निक 001 की है। सोल्जर कहता है, लेकिन वो तो कुछ साल पहले ही मर गया था ना। बॉस गुस्से से कहता है, फिर से उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करो और पूरे सिचुएशन को एनालाइज करो।
कहीं वो कमीना 001 जिंदा तो नहीं बच गया। और ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वाला एपिसोड आप लोगों को जरा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।